नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विदिएशन पर एएसएम पर आज फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपसे वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी का आते आते हम महेश वर्णवाल सर की पूरी किताब कंप्लीटली बुक, जैसे हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सारे सेक्शंस में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करूँगा। आपको पर डे एक वीडियो मिल रही है और मिलेगी भी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उससे पहले ये आपको दिख रही है कि ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ और 1857 की क्रांति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तीन टॉपिक एक वीडियो में करा दिए, आप वो भी जाके देखिए। आप सभी लोग ऐसे ही प्यार और स्नेह देते रहें हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स प्रस्तुत करूंगा जो कि बहुत मोटिवेशनल पॉइंट हैं। कहते हैं, देखो सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। उत्साह जीवन का धर्म है। उत्साह जीवन का धर्म है। अनुत्साह मृत्यु का प्रतीक है। उत्साहवान मनुष्य ही सजीव कहलाने योग्य है। उत्साहवान मनुष्य आशावादी होता है, उसे सारा विश्व आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विजय, सफलता और कल्याण सदैव उसकी आंखों में नाचा करते हैं, जबकि उत्साहहीन हृदय को अशांत ही अशांत दिखाई देती है। तो समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर उत्साह है, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप उत्साहवान हैं, तो आप जिंदा व्यक्ति हैं। अगर उत्साहहीन है, अनुत्साह है, तो एक मृत्यु, डेड बॉडी के समान है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए भी हैं और आने के चांस भी हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ? अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में, जो कि 12 अगस्त को 1765 में इलाहाबाद में संधि हुई थी और 16 अगस्त 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। इनके बारे में हमने पीछे वाली वीडियो में खूब अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है, आप जाके तुरंत देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, है ना। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो याद रखें कि वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे, इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर है ना? आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखते रहें, आपको एग्जाम में बहुत बड़ी यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, है ना। सफलता हासिल होगी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मतलब पॉइंट, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत प्रशासनिक नीतियों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को हुआ। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, देखिए एंचिसन आयोग, ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं। एंचिसन आयोग वर्ष 1886, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इंसलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग थे। क्लियर?
आप बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से सुन पा रही हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती हो जरा सी भी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ली आयोग जो है, ली आयोग 1923 में गठन हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो लीग आयोग के सुझाव पर। याद रखें, ये कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो लीग आयोग। नेक्स्ट है भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? भूमि सुधार आयोग के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिवीजन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बुक्स है, रिवीजन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन आप करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अपने को। तो नेक्स्ट है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि, नेक्स्ट पॉइंट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो याद रखें ये हैदराबाद था। इसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की है। प्रथम राज्य हैदराबाद था 1798 में। नेक्स्ट है व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है ना? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर एक बात देखें, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं आप वनडे एग्जामों के लिए, तो ये जान है, रामबाण जैसे कहते हैं ना। तो नेक्स्ट देखिए, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देखो, देखिए बहुत अच्छे से देखते रहिए। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित राज्य। देखिए यह कोई छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस वगैरह के लिए एग्जाम है, कोई MTS SSC का एग्जाम है, तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सतारा का विलय कब हुआ, जैतपुर का विलय कब हुआ। यदि कोई स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, यूपी SSC का एग्जाम आ जाता है, या कहीं तो PCS का एग्जाम आ जाता है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आ जाता है, XYZ कोई भी वनडे से एग्जाम आ जाते हैं, तो उसमें मैचिंग के लिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछे, हम अपने पास से नहीं बता रहे बिल्कुल भी, आप खुद PYQ लगाए होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है ना। तो सतारा जो है वो आपका, जो आपका सतारा है उसका विलय कब हुआ? तो इसका विलय हुआ 1848 में। जैतपुर का 1849 में, संभलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, और झांसी का विलय हुआ 1853 में। नागपुर का विलय हुआ 1854 में, अवध का विलय हुआ 1856 में। तो आप जैसे देख रहे हैं, एक बार फिर रिवीजन करिएगा। सतारा का जो विलय हुआ था वो 1848 में, जैतपुर का जो विलय हुआ है वो 1849 में हुआ, संभलपुर और जैतपुर और संभलपुर दोनों का 1849 में हुआ है। बघाट का जो विलय हुआ है वो आपका कब हुआ है? 1850 में, और उदयपुर का हुआ 1852 में। यहीं झांसी का जो विलय हुआ है वो 1853 में हुआ है। नागपुर का जो विलय हुआ है वो 1854, अवध का 1856। ये हम लोग बहुत इत्मीनान से देख लें। अब नेक्स्ट, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन रॉलेंस से संबंधित है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखते रहिए। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो किस गवर्नर था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का शासन आ गया। तो उस समय गवर्नर कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है IPC, मतलब भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1861 में
किसके कार्यकाल में निर्मित हुई? तो ये भी लॉर्ड कैनली थे। क्लियर है ना। नेक्स्ट, राजा की उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ये 1876 राजा की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज में करा रहा हूँ आपको। ये सेकंड वीडियो है आपकी, फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, वो ज़्यादा रीच उसमें नहीं पहुँची है, लेकिन आप सर्च करके उस वीडियो को देखिए। उससे कि पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की महेश बबल सर की भी बुक कराई है, बहुत अच्छे से। इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट जरूर थोड़ा इस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि ये नया चैनल है, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा चैनल है ये ना। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है। और हमसे जुड़े रहें, कमेंट करके अपनी राय मशवरा कर सकते हैं हमसे। तो क्या लिखा है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आप टिक लगा देंगे आंख बंद करके, लॉर्ड रिपन को भारत का स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल 1816, नेपाल 1816, लॉर्ड हेस्टिंग्स सिंध 1843, लॉर्ड एलनबरो 1865, लॉर्ड भूटान। और ये 1849 में ईस्ट ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 56 तक रहा भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए, यह वीडियो आपको किस किस एग्जाम में हेल्पफुल करेगी मैं बता रहा हूँ। यूपी PCS, RO ARO। अब देखो, मई के फर्स्ट वीक में ही पुलिस का आने वाला है, तो UP ठीक है, UP SSSC पैट एग्जाम है ना, और CPAF और कौन सा आता है तुम्हारा एग्जाम, NDA वगैरह। इस सब में ये इम्पोर्टेंट करेंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सभी क्लास हमारी जो है आपकी हेल्पफुल रहेंगी। आप बहुत इत्मीनान से एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करिएगा क्लास का। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश शासन का कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी नीतियां रहीं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं हुआ जो नहीं आया हो, और कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं यहाँ से। ठीक है। तो देखते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, धन निष्कासन। नेक्स्ट पॉइंट है, 1892 में लिबर पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल। ये सीधी सी बात है, दादा भाई नौरोजी लिखा। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था ये। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे का लेखक कौन था? तो रजनी पाम दत्त थे। क्लियर। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? तो रजनी पाम दत्त थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1907 में टिस्को TISCO की स्थापना किसने की थी? तो JN टाटा ने की थी। क्लियर। 1907 में टिस्को की स्थापना JN टाटा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुटीर उद्योग आ जाए तो महात्मा गांधी लगा दो आंख बंद करके। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावची डाबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया?
श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत का प्रथम चाय बागान, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत का, बहुत इत्मीनान से देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था, तो 1833। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में डाकू राजू कहा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंटर, प्रमुख कृषि पद्धतियां देखते हैं। तिनकठिया प्रथा, ददनी व्यवस्था, ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए तिनकठिया, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार किसानों को अपने अंग्रेजी बागान मालिकों को अनुबंध पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया था। मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती जरूर करिएगा। तो ददनी प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ये तो एग्जाम में आया ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, यह क्षेत्र था, याद रखें यही क्षेत्र था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है, याद रख लें, इस चीज़ को रट लें। और 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारी को, क्लियर है ना, राजस्व देने जमींदारी द्वारा प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी क्या बोल रही है, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो के समय में बंबई, मद्रास, असम समस्त का 51%, समस्त ब्रिटिश भारत का 51%, भूमि मालिक का किसान, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की, कर की 33 से 55। मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, देखो होल्ट मैकेंजी, इसकी बार ये कई बार नहीं आए हैं, ये आने के चांस रहेंगे। बाकी बहुत कुछ इसमें से आ चुका है, क्षेत्र भी आ चुका है, परसेंट भी आ चुकी है, किसके किसके द्वारा हुआ ये भी आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त ब्रिटिश भारत 30%, भूमि अधिकार ब्रिटिश सरकार राजस्व देगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ को कई बार समझें अच्छे से, नहीं समझ में आए तो मेरे के लिए कमेंट करें, मैं फिर समझाऊंगा। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई, बताइए, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। फिर स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से। आप बहुत अच्छे से देखिए, रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक माना जाता। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम का प्रथा प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देख रहे हैं ना आप सभी लोग। अब देखेंगे सन 1857 की क्रांति। आप समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ना ही इसका परिचय देना भी जरूरी है। कितनी इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो फिर आइए, सन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से। सन 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से, 10 मई 1857। फिर 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, 34वीं मतलब 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो ये बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल। तो ये कौन थे, मंगल पांडे थे, सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों किया, यह आपने डिटेल में पढ़ा होगा। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, कमल और रोटी थे। देखिए ये सिर्फ तो सिर्फ रिवीजन के लिए, वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी एग्जाम तक कोई भी एग्जाम हो, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है।
ठीक है। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी थे। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है अंग्रेजों को शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टर्न था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टर्न था। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी? तो अवध से थी। क्लियर है ना? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत समझ में आ रहा है ना, कमेंट करें जरूर। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, वो झांसी में लगा देना, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था कि अकेली एक मर्द है ना। असम में नेक्स्ट पॉइंट क्या, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? क्यों दोस्तों, बहुत आराम से लगे रहिए ना। आप चैनल को जितना देखेंगे, जितना अच्छे से कमेंट करेंगे, उतना ही अच्छे से हम पर डे वीडियो लाएंगे। हमारी लेट वीडियो होने का कारण यही है कि आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग अच्छे से क्रियाएँ करेंगे और कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आपको अवश्य यहाँ से मिल जाएगा मटेरियल। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा? तो मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किस अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को नियुक्त किया था। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को किया था। याद रखें 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये थे बख्त खां। आइए फिर देखते हैं मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ से और देखने को मिलते भी हैं। ठीक है ना, यही एक पेज है, अच्छे से देखते हैं। आइए यहाँ से क्वेश्चन जो इस बार पीसीएस में पूछा गया था 2024 के पीसीएस में, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की औकात ये थी आयोग की कि अब की बात दमनकर्ता पूछ लिए गए थे, नेतृत्वकर्ता या विद्रोही नेता नहीं पूछे थे। तो आप देखते रहें, जो दिल्ली केंद्र था उसका जो विद्रोही नेता था वो बहादुर शाह सेकंड बख्त खां, इन्होंने सैन्य का नेतृत्व किया था और यह हुआ था 11 मई 1857 को। और इनके दमनकर्ता जो थे अंग्रेज वो निकलसन हडसन थे। क्लियर है, निकलसन और हडसन। अब बात आती है लखनऊ की, तो लखनऊ में नेतृत्व किया था विद्रोह का बेगम हजरत महल ने और ब्रिजेश कादर ने किया था। क्लियर, याद रखें लखनऊ में जो नेतृत्व किया था
वो बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर। ये कब हुआ था, मैचिंग में जरूर आता है क्वेश्चन, 4 जून 1857, मई और जून। ठीक है, अब आगे ही बढ़ते जाएंगे डेट में। नेक्स्ट, दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल ने दमन यहाँ किया था, विद्रोह को दबाया था। झांसी, ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, और 4 जून को ये हुआ 1857, और जनरल ह्यूरोज ने दमन किया, इसका मतलब दबाया, विद्रोह को दबाने का काम किया। कानपुर का जो नेतृत्व था वो नाना साहब तात्या टोपे ने किया था, 5 जून 1857 को हुआ था, और कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ दमन किया था। इलाहाबाद का जो नेतृत्व था वो लियाकत अली ने किया। इलाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया। ये 6 जून 1857। कर्नल नील, अब देखिए यहाँ क्या है, इस बार दमनकर्ता पूछ लिए थे और कई बार विद्रोही के नेता पूछे गए थे, नेतृत्वकर्ता, और इस बार हो सकता है अब नेक्स्ट कभी भी किसी भी एग्जाम में विद्रोही तिथि और केंद्र पूछ ली जाए, तो याद रखें, रटने की कोशिश कर लें, ये बार बार देखें वीडियो को। फैजाबाद, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, ये जून 1857, कोई डेट निश्चित नहीं है, कर्नल नील ने। नेक्स्ट पॉइंट है जगदीशपुर, कुंवर सिंह अमरैया, मतलब ये बिहार में, 12 जून 1857, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसका दमन किया था। तो नेक्स्ट क्या है? बरेली, बरेली का देखें, खान बहादुर खान, और इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, जून 1857 में हुआ था विद्रोह, विसेंट आयर ने दमन किया था इसका। फतेहपुर जो है वो अजीमुल्ला खां थे, कहाँ गया भाई, ये रहा, 1857, जनरल रेनार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप इसी तरीके से देखते रहे ना तो 10 वीडियो में आपको पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करा देंगे, और अगर ये बार बार रिवीजन आपने कर लिया तो फतेह हो जाएगी आपका एग्जाम। ठीक है ना। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का। याद रखें यह क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग? पील आयोग। नेक्स्ट क्या है भाई पॉइंट? कर हर मैदान फतेह ना, लगे रहिए। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी के। नेक्स्ट क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक है? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखें, शिक्षित वर्ग और जमींदारों ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। भाई सब बहुत सहायता की थी इन लोगों ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। अब देखेंगे 1857 पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक, उसके बाद आपकी यह वीडियो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कुछ। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें क्या थीं? तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता साहब ने लिखी है, याद रखें।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर भी कहते हैं। 1857 एस एन सेन, याद रखें। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स। रेबेलियन 1857 पी सी जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान। याद रखें, पुस्तकों को रट लें, कस के रटने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब। अब देखते हैं यहाँ पे और भी पुस्तक काफ़ी हैं। अच्छा चलिए ये देखेंगे पहले, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का, तो बीडी सावरकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्या है, 1857 के एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, किसने दी थी, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित, समझिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, एम एस सेन थे, ये याद रखें। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, अपने अपने मत देखिए क्या क्या कह रहे हैं। इसमें कुछ अंग्रेजी भी होंगे और कुछ इंडियंस भी होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर एस एन सेन ने कहा है, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बीडी सावरकर साहब कहते हैं, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर सी मजूमदार साहब कहते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट सर जॉन साहब कहते हैं, लॉरेंस, यह पूर्त सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजायरली कहते हैं, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। याद रखें कौन कौन क्या क्या कह रहा है, आ जाता है, पूछ लिया जाता है। पी रॉबर्टसन क्या कहते हैं भाई, पी रॉबर्टसन क्या कहते हैं, देखिए, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स कहते हैं, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम कहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज की भी कहते हैं ईसाई धर्म। रानी लक्ष्मीबाई के लिए किसने कहा था, हीरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, मतलब मर्द थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आया हो थोड़ा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे तक पहुंचाने पर, क्योंकि रीच बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि हम एक पॉइंट के साथ थैंक यू बोलूँगा, आपसे बोल रहा हूँ मैं कि सफलता एक दिन नहीं मिलती, मतलब सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता के लिए हम लोगों को धीरे धीरे निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।